लेकिन काम के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी, ये एक यक्ष प्रश्न खड़ा है इस सरकार के सामने और बार बार विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर होता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी, यानी भविष्य में अभी ऐसी महंगाई बढ़ती रहेगी, ये उम्मीद है 2024-25 तक के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब 2024 यानी अगले 3 साल तक अभी ये महंगाई बढ़ेगी, महंगाई का दंश झेलना है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। अब 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी उत्तर प्रदेश सरकार, कोई चर्चा है? अभी 1000 लोगों को नौकरी देते थे तो कम से कम 3-4 लाख रुपया लेते थे, तो चर्चा का विषय बन जाता। नहीं, चर्चा और जैसे सोशल मीडिया को यूज करना, मीडिया में अपना एडवर्टीजमेंट कराना, ये बार बार विपक्ष का आरोप रहता है कि गोदी मीडिया। तो जब गोदी मीडिया उनके हिसाब से है तो प्रचार कराने में आप चूक कहाँ से गए? 4.5-5 लाख लोगों को नौकरी आप दी और लोगों तक, जनमानस तक ये बात कैसे नहीं पहुंच पाई? मतलब ये आप लोगों तक बताने में अभी पीछे रह गए कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। ये जरूर, लेकिन विपक्ष ये बताने में बहुत आगे निकल गया कि आपने रेल बेच दिया, आपने प्लेन बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने स्टेशन बेच दिया, आपने सड़क बेच दिया, आपने बैंक बेच दिया, आप पूरा देश बेचने के लिए उतारू हैं। तो 70 साल में किए क्या है वो तो जब पैसा बाहर से कर्जा मिलता था तो अमेरिका या भारत के होटलों में जाकर के जश्न मनाते थे कि आज अमेरिका से या बाहर से कर्जा मिल रहा है। अच्छा, अभी देश में कृषि कानून को लेके बहुत बवाल हो रहा है, बहुत बवाल हो रहा है। देखिए, और इस कानून को वापस कराने के लिए लाल किले से झंडा उतार दिया गया। कई सारे न्यूज आए कि वहाँ जहाँ धरने हो रहे हैं वहाँ बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ। अभी 2 दिन पहले का एक केस है कि काट के लटका दिया गया। और आप कहते हैं कि ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी है और ये सारी चीज़ है, तो उनके ऊपर एक्शन कब होगा? क्योंकि नुकसान तो राष्ट्र का हो रहा है, देश का हो रहा है, आम जनमानस का हो रहा है। चलिए, 2022 को देखते हुए अखिलेश जी ने विजय यात्रा निकाल दी है और ये विजय यात्रा विजय में तब्दील होकर रहेगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर रोकेगी उनको? देखिए, जब दोनों मिल के लड़े थे लोकसभा में, अभी आप देखें ना, बसपा और सपा मिल के लड़ी जी, हम 65 सीट पाए। जहाँ मिल के लड़े थे कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये अकेले क्या करेंगे? अच्छा, नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है शेयर विद शिवम में। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के, जो पूर्व प्रदेश मंत्री रहे हैं और आज के समय में आप रोहनिया विधानसभा के प्रभारी हैं और बहुत पुराना अनुभव संगठन का, लीडरशिप का और पार्टी के साथ शुरू से ही आप पार्टी की सेवा शुरू से ही करते रहे और उसके साथ साथ आप पार्टी को भी अपने क्षेत्र में मजबूत करने में एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। मेरे साथ उपस्थित हैं श्री राम तेज पांडे जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। 2022 का चुनाव एकदम सामने है और 2022 के चुनाव को लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव भी 2022 में तय हो जाएगा। और जैसे ही ये चीज़ें हुई, कल एक रिपोर्ट आ गई कि भारत ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे चला गया और विपक्ष इसको एक मुद्दा बना रही है। भूखमरी में भारत का नंबर और मतलब नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे चला गया है। दरअसल विपक्ष को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है जी, और आप लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी महामारी इस देश के अंदर आई जी जी, कोरोना, और 135 करोड़ का ये देश है जी, और जिसमें भारत सरकार सभी गरीबों जी, सबको, उसमें कोई रेखा नहीं है, सबको फ्री में अनाज देना, कम पैसे में अनाज देना जी, लगातार 2 साल से ही चल रहा है। और पता नहीं कहाँ से वो रिपोर्ट आई है, लेकिन हम लोगों के देखने में तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि कोई भारत के अंदर भूखमरी का शिकार है या भूख से कोई मर रहा है। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हम गांव में देख रहे हैं, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो अनाज ले जा रहे हैं, एक घर में 1-1 कुंटल, 1.5 कुंटल अनाज जा रहा है जी। जो कभी भूख से, जो अनाज के अभाव में मर जाते थे, वो देख रहे हैं तो अनाज ले जा कर के, कोटे पर से अनाज ले जा कर के दुकानों में बेच रहे हैं। तो देखने में तो कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि भारत में कोई भूखमरी है।
लेकिन अब रिपोर्ट किस तरह से आई है, और विपक्ष को तो मुद्दा बनाना है, हर चीज़ को मुद्दा बनाना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि इस देश के अंदर भूख से कोई मर रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। ये कल की ही रिपोर्ट है, ये आई है। नहीं तो रिपोर्ट हमको लगता है कि वो जानबूझ के बनाया गया सरकार को बदनाम करने के लिए। अच्छा, तो अगर ये बात बोली जाए तो ये भी कहते हैं कि जो ग्लोबल टाइम्स में निकला था कि भारत बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो विपक्ष इस बात को भी कह रहा है कि ये भी कोई ना कोई सरकार का षड्यंत्र अपनी बात हो रहा है ना विपक्ष मार्केटिंग करने की। आप अपने आँख से देख लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें देश आगे न बढ़ रहा हो। जी, कोई भी क्षेत्र नहीं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो जो भी चीज़ आप जहाँ पर भी दिमाग लगावें। जी, और इस कोरोना काल में जो इतनी बड़ी महामारी आई, जी, जी, उसमें तो हमको लगता है कि ये एक तरह से पूरे देश के अंदर अकाल की स्थिति पैदा हो जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सूझबूझ है कि उस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई, और सचमुच देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, खेती के मामले में आगे बढ़ रहा है, उद्योग के मामले में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के मामले में आगे। आप सब देख लीजिए उठा करके कितने आईटी खोले गए, कितने एम्स खोले गए, तमाम जो आप रिकॉर्ड, जो रेलवे लाइन पहले कितने बनती थी, आज कितनी बन रही है। हम तो गए हैं कभी अरुणाचल प्रदेश वगैरह देखे, वहाँ की सड़क वाली स्थिति इसके पहले कितनी खराब थी, लेकिन अब जाके देखिए तो चाइना के बॉर्डर पर हमारी सड़कें जा रही हैं, वो परशुराम कुंड से लेके चली जाती हैं सड़क उधर। तो सारे तरफ आप अगल बगल भी देखिए, सारे तरफ नेशनल हाईवे बन रहा है, कोई इस तरह के विकास। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन काम के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी, ये एक यक्ष प्रश्न खड़ा है इस सरकार के सामने, और बार बार विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर होता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी, देखिए महंगाई का जो विषय है, महंगाई का विषय तो कांग्रेस की देन है, और इसलिए कि 2014 में जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो उस समय महंगाई बढ़ रही थी, और आपके आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने बॉन्ड जारी कर दिया पेट्रोल वालों के लिए, डीजल वालों के लिए, कि आपको इतने दिन तक सस्ता रखिए, बाद में जाके आप महंगा कर लीजिए। और 2021 तक का वो बॉन्ड था। अब तो समय ख़त्म हो गया, स्वाभाविक है कि वो डबल महंगाई बढ़ेगी, जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा। अब क्योंकि एक सरकार, हमारी पूर्ववर्ती सरकार एक शर्त हार चुकी है, तब ये सरकार उसको कैसे, अगर वो करेगी तो वो जो पेट्रोल डीजल के सप्लायर हैं, जो मंगवाते हैं बाहर से, जो व्यापारी हैं, उनका बड़ा भारी नुकसान। यानी भविष्य में अभी ऐसी महंगाई बढ़ती रहेगी, ये उम्मीद है? 2024-25 तक के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब 2024 यानी अगले 3 साल तक अभी ये महंगाई बढ़ेगी, महंगाई का दंश झेलना है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी तो हमको लगता है कि गलत कह रहे हैं लोग, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो बेरोजगारी तो है ही, और लेकिन इतने काम हो रहे हैं, इतने काम में लोगों को सर्विस नौकरी मिल रही है। आप उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए, लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है जी। लेकिन पिछली सरकारों में होता था कि जैसे नौकरी देना है तो नौकरी के लिए वो काउंटर खोल के बैठ जाते थे, अच्छा, सीधा पैसा लेते थे, तो समाज में चर्चा होती थी कि नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है। और इस सरकार में तो किसी को एक पैसा देना है नहीं, जिसका मेरिट बना, जो उस पर नियम है, उसको जो पूरा किया, चाहे वो गरीब घर का लड़का हो, चाहे अमीर घर का लड़का हो, चाहे कोई भी, उसका सीधे चुनाव हो रहा है। इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी उत्तर प्रदेश सरकार, कोई चर्चा है? 1000 लोगों को नौकरी देते थे तो कम से कम 3-4 लाख रुपया लेते थे, तो चर्चा का विषय बन जाता। नहीं, चर्चा और जैसे सोशल मीडिया को यूज करना, मीडिया में अपना एडवर्टीजमेंट कराना, ये बार बार विपक्ष का आरोप रहता है कि गोदी मीडिया। तो जब गोदी मीडिया उनके हिसाब से है तो प्रचार कराने में आप चूक कहाँ से गए? 4.5-5 लाख लोगों को नौकरी आप दी और लोगों तक, जनमानस तक ये बात कैसे नहीं पहुँच पाई? नहीं, विषय सीधी है कि देखिए, सब लोग तो सोशल मीडिया को देखते नहीं। ये जो घूस वाला विषय है, जो ये लोग पैसा ले रहे थे, ये तो जनरल बात है ना,
कि लड़के को हम लोग खुद अब इतने लोग आते हैं कोई सर्विस इस गवर्नमेंट में भी कोई काम के लिए आते हैं तो कहते हैं इतना नहीं इतना रुपया आप लीजिए। हम लोग तो हम लोग खुद मना करते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं जो दलालों के चक्कर में फंस गए हैं, लड़का उससे हुआ है सिलेक्शन और पैसा दे करके दौड़ रहे हैं। तो ये जो जनरल चर्चा जो पैसा वाली थी, ये इतनी बढ़िया चर्चा थी कि वो आम जनता में फैल जाती थी। और ऐसे लोगों को नौकरी मिल रहा है तो कहाँ हमारे गांव में बता रहे हैं कि राजभरों में 3-4 लड़के गए हैं पुलिस में, बहुत गरीब घर के हैं, एक पैसा नहीं दिए। तो ऐसे लोग जाते थे। मतलब ये आप लोगों तक बताने में अभी पीछे रह गए कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। ये जरूर। लेकिन विपक्ष ये बताने में बहुत आगे निकल गया है कि आपने रेल बेच दिया, आपने प्लेन बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने स्टेशन बेच दिया, आपने सड़क बेच दिया, आपने बैंक बेच दिया, आप पूरा देश बेचने के लिए उतारू हैं। तो 70 साल में किए क्या है वो तो जब पैसा बाहर से कर्जा मिलता था तो अमेरिका या भारत के होटलों में जाकर के जश्न मनाते थे कि आज अमेरिका से या बाहर से कर्जा मिल रहा है। 70 साल से यही नहीं किए, कर्जे लिए। क्या आरोप लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भी 1 रुपया कर्जा लिए, बल्कि उन लोगों का कर्जा भर रहे हैं। उन लोगों का कर्जा भर रहे हैं। कौन सा डेवलप किए हैं पूरे देश का? अगर ये सब डेवलप किए होते तो आज ये जो सामने सारी चीजें आ रही है नहीं ना होती। ये तो भगवान का सौभाग्य है कि इस देश की रक्षा भगवान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा इस देश का प्रधानमंत्री हो गया, इतनी बड़ी आबादी को संभाल के लिए तो चल रहे हैं। क्या जो पहले की सरकारों ने कर्जा लिया था उस कर्जे को चीजों को बेच के भरा जाएगा या कोई ऐसा और तरीका है कि नहीं, कहीं कुछ बेचा उचा नहीं जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सरकार की भी हिस्सेदारी है, प्राइवेट सेक्टर की भी हिस्सेदारी है। तो देश का विकास करना है तो दोनों को लेना। बताइए आप सीधी बात है कि सरकार के पास कितनी नौकरी है और सरकारी काम में आपको बताते हैं प्राइमरी विद्यालय 80-80 हज़ार रुपया अध्यापक तनख्वाह पाते हैं। कितने लड़के पढ़ रहे हैं? और प्राइवेट स्कूल में इंटर पास जाके लोग पढ़ाते हैं, उनके बच्चे सारे बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। इस तरह की व्यवस्था है सरकार में। सर्विस करने का मतलब, नौकरी करने का मतलब काम नहीं करना। मतलब आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन ठीक चीज है, होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन और ये दोनों मिला के चलना चाहिए। अच्छा, अभी देश में कृषि कानून को लेके बहुत बवाल हो रहा है। देखिए, और इस कानून को वापस कराने के लिए लाल किले से झंडा उतार दिया गया। कई सारे न्यूज आए कि वहाँ जहाँ धरने हो रहे हैं वहाँ बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ। भी 2 दिन पहले का एक केस है कि काट के लटका दिया गया। और आप कहते हैं कि ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी है और ये सारी चीज़ है, तो उनके ऊपर एक्शन कब होगा? क्योंकि नुकसान तो राष्ट्र का हो रहा है, देश का हो रहा है, आम जनमानस का हो रहा है। देखिए, अब लोगों के पास कोई विषय तो है नहीं। उसमें जो 3 कानून बने हैं वह तो किसान के हित में बने हैं। अब पहले कांग्रेस गवर्नमेंट तो चाहती थी वो कानून लाना, लेकिन कुछ जो मुनाफाखोर थे, जैसे मंडियों में जो लोग दलाली करते थे, कमीशन खोरी करते थे, लाखों रुपए करते थे। पंजाब में यही बात है ना। पंजाब के मंडियों में जो दलाल टाइप के लोग थे, जो बड़े बड़े वहाँ नेता हैं, वो यही कमवा करते थे। अब उनका तो नुकसान हो रहा है, तो उनका नुकसान हो रहा है तो इस कानून का वो विरोध करेंगे। उसमें कोई कहीं से कोई प्रतिबंध तो है नहीं। किसान को खुली छूट दी गई है कि अपना सामान जहाँ मन हो तहाँ बेचे, मंडी में भी ले जाके बेचे, चाहे जहाँ मन हो। तो जब चीजें ठीक हैं और ये लग रहा है कि ये दलाल लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कई बार टिप्पणी की है कि भाई ये असंवैधानिक तरीके से हो रहा है, इसको खत्म करना चाहिए, तो सरकार कहाँ पे? नहीं, सरकार कार्रवाई करती, लेकिन अब उसमें चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का हो गया, न्यायालय का हो गया, तो अब न्यायालय के अधीन अगर आज न्यायालय आदेश कर दे सरकार को कि लोगों को सड़क से हटाइए, तो हमको लगता है आधा घंटा भी नहीं लगेगा, ये लोग सड़क से हट जाएंगे। और दूसरा जो आप विषय उठाए कि अब बताइए कि किसान कैसे कहे जाएंगे? लाल किले से वो तिरंगा झंडा जो हमारा जो देश का शान है, जिसके लिए इस देश के लाखों लोग कुर्बान हुए, उस तिरंगे झंडे को उतार करके खालिस्तानी झंडा फहराना, अब कैसे हम लोग बर्दाश्त किए? जनता तो गुस्से में थी, सरकार कैसे बर्दाश्त की, ये तो भगवान ही। लेकिन लोग चाहते हैं कि अगर ये गलत है तो इनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर कानून गलत है तो वापस हो। नहीं, कानून तो गलत नहीं है, कानून तो जनता के हित में है, लेकिन किसानों के हित में है। लेकिन अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट कल आदेश लोगों के ऊपर बुरी टिप्पणी भी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, आप देख रहे हैं जी।
तमाम टिप्पणी किया है। ये लोग अपना बहाना भी बना रहे हैं कि नहीं हम लोग धरने पर नहीं बैठे, हम लोग सड़क नहीं जाम कर रहे हैं। अभी तो टिकैत का हम बयान सुन रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये आदेश कर दे इन लोगों को तत्काल खाली करवाया जाए तो मतलब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। करना पड़ेगा ना। सुप्रीम न्यायालय है ना, न्यायालय का आदेश तो अगर ये न्यायालय में नहीं गए होते तो इनके ऊपर अब तक कार्रवाई हो गई होती। हो गई। चलिए 2022 को देखते हुए अखिलेश जी ने विजय यात्रा निकाल दी है और ये विजय यात्रा विजय में तब्दील होकर रहेगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर रोकेगी उनको? देखिए, जब दोनों मिल के लड़े थे लोकसभा में, अभी आप देखें ना, बसपा और सपा मिल के लड़ी जी, हम 65 सीट पाए। जहाँ मिल के लड़े थे कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये अकेले क्या करेंगे? अच्छा, विजय यात्रा में इस बात का बार बार वो प्रचार कर रहे हैं कि योगी सरकार उन्हीं कामों को कर रही है जिसका उद्घाटन हमने किया था। जो हमारे काम थे, जो शिलान्यास हमने किया था, उसी का उद्घाटन ये कर रहे हैं। इन्होंने नया किया क्या है? उद्घाटन कर दिया आगरा एक्सप्रेसवे का। आगरा एक्सप्रेसवे बना नहीं था, लोग समझे कि उद्घाटन कर दिए, पूरा बन गया है। लोग सड़क से जा रहे हैं, गड्ढे में कूद जाते थे। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गए। उद्घाटन कर देना, उसको कंप्लीट करना, ये एक अपने अलग विषय है ना। तो इस बार का चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? विकास होगा। हमारा मुद्दा वही रहेगा, विकास। गुंडागर्दी को हमने खत्म किया उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले जिले की क्या पहचान? बनारस में फला गुंडा है, गाजीपुर में फला गुंडा है, जौनपुर में फला गुंडा है, आजमगढ़ में फला गुंडा है। अब आप सुनते हैं किसी प्रदेश में कोई गुंडा है? तो गुंडों अपराध मुक्त किया समाज को। सबसे बड़ी चीज है दंगा मुक्त किया। यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, 370 हटा है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आग लग गई होती, उत्तर प्रदेश में आग लगती तो पूरे देश के अंदर आग लगती। लेकिन यहाँ पर जोगी बैठे हुए हैं, किसी माई की लाल का हिम्मत नहीं। लेकिन गुंडों का असंवैधानिक तरीके से सफाया करना ये भी ठीक नहीं समझ में आ रहा है लोगों को कि आप एनकाउंटर कर दे रहे हैं। गुंडे हैं तो उनके लिए न्यायालय है, वकील करें, वो कोर्ट में जाएं, अपनी बात रखें। वो गाली पलट दे रहे हैं लोग। सठम साठम समाज चले थे जी। गुंडे हैं तो गुंडे के लिए कोई संवैधानिक असंवैधानिक वाला विषय नहीं। गुंडे का सफाया करना जरूरी है। वहाँ पर कोई हम समझते हैं कि इनका इनकाउंटर हो, न्यायालय बना, ठीक है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, मानवाधिकार। इन सबों को देखेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, 2022 के चुनाव में लड़ाई आपकी किसकी है? सपा, बसपा, कांग्रेस? हमको तो लगता है थोड़ा बहुत सपा लड़ेगी। अच्छा, कितने सीट की उम्मीद है आपको? हम पाएंगे 350 सीट पाएंगे। 350 सीट? 350। सैदपुर विधानसभा में ही आता है ये? हाँ? और सैदपुर विधानसभा की क्या रणनीति? क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछले 2 बार से अपने विधायक को यहाँ तैयार कर रही, जिता रही है। दरअसल सैदपुर विधानसभा में एक तो वोट ज़्यादा है समाजवादी पार्टी का जी, और दूसरा जो विषय है, अब तक जो हमारे लोग लड़े हैं, हम लोग थोड़ा उस साधन का प्रयोग नहीं करते जिस साधन का ये लोग प्रयोग करके चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमको लगता है कि इस बार ठीक से लड़ा जाएगा सैदपुर विधानसभा। अच्छा, विधानसभा में एक चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ठीक ठाक कैंडिडेट नहीं है जो इनसे फाइट कर सके। नहीं, बहुत कैंडिडेट हैं, बहुत लोग मांग रहे हैं, हमसे खुद आगे मांग रहे हैं, सीट मांग रहे हैं, हमको लड़ाया जाए, हमको ज्वाइन करवाया जाए। अन्य दलों से लोग आ रहे हैं। अच्छा, अन्य दलों से एक बात याद आ गई, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जल्दी बीता है और भारतीय जनता पार्टी के बैनर से लड़े थे डॉक्टर विजय यादव जी और निर्दल लड़ी थी श्रीमती सपना सिंह जी। तो फिर जीतने के बाद उनको पार्टी में लाया जाता है और पार्टी अपने कैंडिडेट, जो जीता कैंडिडेट है डॉक्टर विजय यादव जी, उनको छोड़ के सपना सिंह को टिकट देके और जिला पंचायत अध्यक्ष बना देती है। नहीं, दरअसल हमारे जिला पंचायत मेंबर कम जीते थे ना, तो जिला पंचायत मेंबर कम जीते थे तो उसमें पार्टी ने समीक्षा किया जी कि किसके साथ ज़्यादा लोग हैं। इस तरह का जो अंदर का विषय है लोग करते हैं ना पार्टी में कि नहीं हम कैसे चुनाव जीतेंगे, किसके लोग ज़्यादा हैं। जी जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य कम जीते थे, तो केवल हम पार्टी पर डिपेंड होकर अगर चुनाव लड़ते तो हो सकता था कि हम चेयरमैन ही हार जाते। तो इसलिए रणनीति के तौर पर देखा गया कि सपना सिंह के साथ ज़्यादा लोग थे। अच्छा, और वो पार्टी भी ज्वाइन कर ली, इसलिए उनको टिकट। लेकिन विजय जी तो अपनी पूरी तैयारी में थे।
विजय जी तैयारी में थे, लेकिन सर्वे जो किया गया, जो समीक्षा की गई, सर्वे के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहे थे। अच्छा, आपने भी अपनी किस्मत आजमाई थी जिला पंचायत सदस्य में। हाँ। अब हमारे साथ तो हम अब उसका बहुत वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए, आपके आदर्श नेता कौन है पॉलिटिक्स में? अब हम तो अटल जी को मानते हैं। अटल जी को। योगी जी और मोदी जी में? योगी ये मोदी जी हैं, मोदी जी योगी जी भी। योगी जी हैं। तो 2022 में फिर से आप लोग तैयारी में लगे हैं? एकदम तैयारी में लगे हैं, चुनाव जीतेंगे। 350 सीट? हाँ, 350 प्लस है, होगा, कम नहीं। मतलब इसका पूरा डेटा आपके पास आ चुका है? एकदम पिछले बार से ज़्यादा। अच्छा, चलते चलते एक निवेदन आपसे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को 2022 के लिए, चुनाव के लिए? राष्ट्रीय आधार पर लोग वोट दिए, संकुचित आधार पर मत दिए। देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अभी अफगानिस्तान में लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है देख रहे हैं। इस मानसिकता से जो तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर करते हैं, या मजहबी राजनीति जो इस देश के अंदर करते हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, चाहे कोई भी दल हो, कितना हो अपना प्रिय, उसका विरोध करना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सब यद्यपि परम सनी। ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को त्यागेंगे तो इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो जातिगत आधार पर, मजहबी आधार पर है, क्षेत्रीय आधार पर है, उसमें सुधार होगा। लोग नेशनल, राष्ट्रीय आधार पर तब पार्टियां काम करना शुरू करेंगी। तो ये मिथक जो है, ये भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में सफल हो रही है? बिल्कुल सफल हुई। नहीं सफल होती तो आज पूरे देश के अंदर हम कैसे होते। अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद आ गई कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी, संघ, विहिप एक बहुत बड़ा सहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया चंदा को लेके, तो विपक्ष के बहुत सारे लोग हमलावर हुए और चंदा चोर तक कहा गया। नहीं, उसमें देखिए, भगवान राम के लिए जो चंदा इकट्ठा करेगा, अब वो भी उसमें जो चीज़ें थी, हम खुद बहुत चंदा इकट्ठा किए, उसमें जो चीज़ें थी वो इस तरह की थी ही नहीं कि उसमें कि कोई चंदा चोरी करे, या जो जितना भी पैसा है सब सीधे सीधे जमा होता, ऐसा कुछ नहीं था। अब उनको कहने के लिए चाहे 1 रुपया दिए नहीं। अब जो कहता है चंदा चोर, उससे पूछिए कितना रुपया दिए हो राम जन्मभूमि में। 1 रुपया दिए नहीं है, दूसरे के पैसे पर मोस्ट टाइट कर रहे हैं, चंदा चोर कर रहे हैं। मतलब वही कह रहे हैं जो पैसा नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, रुपया नहीं दिए, जिनके अंदर राष्ट्रीय सनातन के प्रति, जिनके अंदर देखिए, इस देश में अगर सनातन नहीं रहेगा तो आज जो रामलीला कर रहे हैं लोग, दुर्गा पूजा कर रहे हैं, जो हरिकीर्तन कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं। बांग्लादेश में भी देखे हैं ना, जी जी जी, दुर्गा जी की मूर्तियां उखाड़ के फेंक दी गई, बहा दी गई। तो इस तरह का लोग अपमान सहेंगे, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। इस बात को क्यों नहीं लोग सोचते हैं? सबसे बड़ा विषय इस देश के अंदर है। अब आप देखिए, कल कोई राम का नाम लेता था तो सांप्रदायिक था। अब आज हमारा प्रधानमंत्री रुद्राक्ष का माला पहनता है, त्रिपुंड लगाता है, मंदिर में जा करके गिरुआ पहन करके दर्शन करता है। कोई माई का लाल कहते उनको सांप्रदायिक। जोगी बैठा हुआ है, वही गेरुआ रंग पहन करके। तो अब टेंडेंसी, लोगों की सोच बदली है। हम यही आग्रह करेंगे पब्लिक से, पार्टी तो अपनी दुकान चला रही है, स्वार्थ है उसका, जी जी, लेकिन जनता से आग्रह करेंगे कि अपने मूल को आप समझो। नहीं समझोगे तो कल आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, मारे जाओगे, आपका धर्म परिवर्तन होगा। जहाँ जनसंख्या संतुलन बिगड़ा, जहाँ जनसंख्या संतुलन बिगड़ा, अपने आराम से लोग बेइज्जत होंगे, समाज के लोग। इसलिए चेतें इस बात को, राष्ट्रीय आधार पर वोट दें। और यही संदेश बार बार भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच देने की कोशिश कर रही है। सब लोग यही कर रहे हैं। तो 2022 में ये भी एक मुद्दा हो सकता है। वो तो है, वो तो उसी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी बनी है। बाकी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो बुनियाद यही है कि हमारा सनातन, हमारा राष्ट्र भारत। अरे भाई, कितना हम गंवाएंगे? अफगानिस्तान गंवा लिए, पाकिस्तान गंवा लिए, बांग्लादेश गंवा लिए, बर्मा गंवा दिए, थाईलैंड, सारे सब भारत, जम्मू द्वीपे भारत खंडे, जम्मू द्वीपे सब सारा हम नुकसान कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप? यहाँ भी धीरे धीरे देख रहे हैं तो उनकी जो सोच है वो देश के लिए, लोगों के लिए ठीक नहीं है। और अपने अपने स्वार्थ में लोग, अंग्रेज कितने आए थे इस देश के अंदर, आपस में लड़ के लोग अंग्रेजों को दे दिए होड़,
कितने आए थे, मुगल कितने आए थे, लेकिन आपस में लड़ करके लोग देश को गुलाम बना दिया। चलिए, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री तेज प्रताप पांडे जी को, राम तेज पांडे जी को। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है, राम भी है और तेज भी हैं। हाँ, हमारे बड़े पिताजी हमारा नाम रखा। अच्छा, राम भी हैं, तेज भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको।